गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये यूपी बोर्ड का जो 10th क्लास का जो चैप्टर है हमारा जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। हमने कोशिश की है इसको हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़ सकें। इसके बारे में पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जल संसाधन के अभाव में हमारे सामने कौन कौन सी परेशानी आ रही हैं, और जैसे पूरा भारत एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ दौड़ रहा है, या भारत भी एक बहुत बड़ी रेस में है, इकोनॉमिक वे में भी, औद्योगिकरण में भी, और बहुत सारी चीजों में। तो ऐसी स्थिति में जो आज हमारा टॉपिक है जल संसाधन, भारत में कितना जल है, भारत के लोगों को कितना जल मिलता है, पूरे वर्ल्ड के लोगों को कितना जल मिलता है, तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है वाटर रिसोर्सेज या जल संसाधन। अगर मैं वाटर की बात करता हूं, जल की बात करता हूं, पानी की बात करता हूं, तो पूरे वर्ल्ड में जो हमारा भूमि और जल का प्रतिशत है, तो सबसे पहले हम देखिए भूमि ले लेते हैं। जो लैंड है हमारी वो कितने प्रतिशत में है? लगभग 29%। और ये है हमारा 71% जो जल है हमारा, जो हमारा वाटर है, लैंड एंड वाटर। ये जो हमारा 71% वाटर है, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें जो भी ब्लू कलर होता है उसमें सारा वाटर होता है। अब वाटर से मतलब जैसे हमारे ओशियंस हैं, जैसे हमारा पैसिफिक ओशियंस है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन है, जैसे हमारा इंडियन ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है जैसे, तो ये सब हमारा वाटर है। तो बहुत बड़ी परसेंटेज में जो जो जल है हमारा, लेकिन ये जो वाटर है ये सारा पीने योग्य नहीं है। इसमें मेन बात क्या है, जो पीने योग्य पानी है हमारा वो मात्र 2.5 से 3% के लगभग है, और जो नहीं पीने योग्य है वो 97.5 के आसपास है। इसको हम कहते हैं लवणीय जल, और इसे कहते हैं हम, जो हमारा ये पीने वाला जल है तो इसे हम कहते हैं भौम जल। और जो भौम जल है वो दो तरीके से है, एक अंडरग्राउंड वाटर, एक सरफेस वाटर। तो यहां पर जो मेन बात आ रही है कि जैसे हमने कहा इतना जो पानी वो पीने योग्य है ही नहीं, और जो 2.5 से लेकर 3% पानी पीने योग्य है, इसमें ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है पानी का इसका, वो हमारा बर्फ के रूप में है। बर्फ के रूप में है, या जलाशय, या नदी, रिवर्स, नहर, कैनाल्स, तालाब, पोखर, कुएं, नलकूप आदि। तो ये हमारा पानी पीने वाला जल है। और ये जल, ये पानी पाया कहां जाता है? जो बर्फ है वो ग्लेशियर के रूप में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, हमारी जो प्राकृतिक रूप से हमारी नदियां हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, या बहुत सारी नदियां हैं, जैसे सरस्वती लगभग समाप्त हो चुकी, तो ऐसी स्थिति में जो पीने का पानी है वो बहुत कम है। अब पीने का पानी आता कैसे? इसका एक हमारा जल चक्र है। अब जल चक्र चलता कैसे? जो हमारे समुद्र हैं, सी हैं, ओशियंस हैं, जो नदी हैं, नहर हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, उन सब से पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, और ऊपर से नीचे पानी फिर ऊपर आता है, मतलब ऊपर से फिर नीचे वो वर्षा या रेन के रूप में आता है। तो ये लगभग यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब भारत जैसे देश में लगभग 114 सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज, उसके बावजूद भी भारत में कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बरसात ज्यादा हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 महीने बरसात जो होती है उसमें पानी लगभग पूरे देश में ठीक ठाक रहता है। हालांकि उस समय भी ऐसी स्थिति रहती है, पानी का असमान वितरण है, डिसबैलेंस ही है। तो यहां पर उस समय भी कहीं ना कहीं सूखा पड़ रहा होता है। लेकिन जैसे इजराइल है, इजराइल में 25 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा होती है, और पूरे इजराइल को पर्याप्त रूप से पानी मिल जाता है। हाल तो इसके पीछे कारण क्या है? भाई भारत में 114 और इजराइल में 25। तो ऐसी स्थिति में यहां जो प्रॉब्लम आ रही है वो असमान वितरण की आ रही है। और जल संसाधन के रूप में जो हम अब इस चीज का, हम पानी का एक तरीके से संरक्षण कैसे कर सकते हैं, या पानी की या जल की दुर्लभता को कैसे कम कर सकते हैं, तो देखिए इसमें
प्राचीन काल से ही लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत सारी लेक्स या झीलें बनवाई गई हैं, सल्तनत काल में बहुत सारी चीजें बनवाई गई हैं। पानी का जो एक तरीके से संरक्षण है वो एक बहुत भारी कार्य है, और भारी कार्य का मतलब उसके लिए बहुत धन की आवश्यकता भी है। आमतौर पर किसी भी काल में इतना धन नहीं हो सकता कि हम पूरे प्राकृतिक जल को एक तरीके से उसका संरक्षण कर सकें, लेकिन उसके लिए समय समय पर उपाय अपनाए जाते हैं। तो हमने उसके लिए जलाशय, अब जलाशय का मतलब क्या है, आमतौर पर जलाशय शब्द बड़े स्तर पर बांध के लिए लिया जाता है। बांध, बांध मतलब डैम। जैसे आप देख रहे हैं कि भाखड़ा बांध या भाखड़ा जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है, ये हमारा पंजाब में पड़ता है। इस अगर हम देखें इंदिरा गांधी नहर हमारी, ये राजस्थान में पड़ती है। इससे एक तरीके से जो सिंचाई का बहुत बड़ा एरिया कवर होता है। राणा प्रताप सागर या गांधी सागर, ये दोनों बांध जो हैं ये हमारे राजस्थान में पड़ते हैं। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये हमारा एक तरीके से गुजरात में है, और इससे हमारे कई राज्य लाभान्वित होते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रिहंद बांध कहाँ है, तो इसका आंसर आएगा भाई ये कौन से राज्य में, हीराकुंड कौन से राज्य में, या ये आपका निजाम सागर बांध कौन से राज्य में। तो ये मैप की दृष्टि से जब हमें थोड़ा सा जानकारी होती है तो हमें पता लग जाता है ये कौन से राज्य में। जैसे टिहरी है, बहुत न्यूज में रहता है, अक्सर कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि टिहरी बांध उत्तरांचल में पड़ता है, और ये हमारा जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में पड़ता है। जो नागार्जुन बांध है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया पड़ता है। शिव समुद्रम जो परियोजना है ये हमारी तमिलनाडु में पड़ती है। पेरियार बांध जो हमारा ये केरल में पड़ता है। तो आप इसको मोटा मोटा सा मैप की दृष्टि से कर लेंगे। कोटा राजस्थान है, चंबल नदी पर हमारे कई प्रोजेक्ट पड़ते हैं, और ये हमारी गंगा नदी जैसे ही गंगोत्री से यमुनोत्री से ये निकलती हैं। आमतौर पर क्या होता है, जैसे 3 महीने बरसात होती है और वो बरसात का पानी बहुत स्पीड से आता है, और बहुत ही स्पीड से रास्तों के द्वारा, नालियों के द्वारा, नहरों के द्वारा, नदियों के द्वारा वो सब कहाँ चला जाता है, कुछ बे बंगाल में चला जाता है, कुछ अरब सागर में चला जाता है, बाद में सागर महासागर में सारा पानी चला जाता है। तो उससे क्या होता है, पानी का संरक्षण नहीं हो पाता। तो पानी के संरक्षण के लिए सरकार ने समय समय पर योजनाएं बनाई हैं। अब योजनाएं जो बनाई हैं, जो बांध बनाए हैं, इनके बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है। जैसे हमारा प्राचीन काल में जो सबसे पहले जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो उसमें एक थ्योरी मिलती है कि यहाँ जो ये बस्ती उजड़ी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाप्त हुई, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण वहां के पानी का मतलब जो एक तरीके से जो बाढ़ आई थी वो था। एक मतलब एक रीजन ये भी दिया गया है। अब सवाल ये है कि भाई सरकार या राज्य या बड़े स्तर पर इतने बांध क्यों नहीं बनाए जा सकते, या बनाए जाते हैं तो इनके हानि और लाभ क्या है। तो जो बांध बनते हैं, बांध का मतलब है पूरे पानी को जो एक तरीके से जो नेचुरल वाटर आ रहा है हमारा, उसका जो बहाव है उसको कम करना या अवरुद्ध करना है, और पानी को इकट्ठा करना। लेकिन कई बार क्या होता है, 2006 में हुआ था ऐसा कि भयंकर बरसात हुई, तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो एरिया था, जो उस बांध का पानी खोलना पड़ा, तो आसपास में सारे में बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो जान माल का नुकसान हुआ। और ये जो बांध बनते हैं, ये उनको नेहरू जी ने तो ये कहा था कि ये भारत के तीर्थ हैं, जितने मतलब तीर्थ पवित्र होते हैं, इनकी वजह से हमारी सिंचाई होती है, इनकी वजह से हमारी बिजली बनती है, इनकी वजह से हमारे बहुत सारे कार्य और होते हैं, सिंचाई वगैरह होती है। लेकिन जब बांध बनते हैं, और बांध बनने की वजह से जो नदियों का पानी है उसका जो बहाव कम होता है, तो उसमें तलछट जम जाता है। अब तलछट का मतलब क्या है, यहां पर जो तलछट जमता है तो उससे जो जलीय जीव हैं उनका जो आवास है, उनका जो भोजन है वो डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से जो उपजाऊ मिट्टी होती है जो बाढ़ के द्वारा मैदानों में आई थी आती है, मतलब जब भाव कम हुआ तो वो मिट्टी भी नहीं आ पाती, उससे उपजाऊ चीजें कमजोर हो जाती हैं। लेकिन बाढ़ बनने से वो जो बांध बनते हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जहां पर बांध बन रहा है वहां आसपास के लोगों को बहुत बड़ा डिस्टरबेंस होता है, वो उजड़ जाते हैं वहां से। कई बार तो सपने ये दिखाए जाते हैं कि भाई सिंचाई का बहुत अच्छा माध्यम बनेगा, बिजली बनेगी तो यहाँ के लोग अमीर हो जाएंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे रिजल्ट आते हैं तो वहां के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई वो लोग देश की मतलब एक तरीके से देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दे दी, लेकिन उस कुर्बानी का उनको क्या मिला। ऐसी स्थिति में बहुत सारे टेक्निकल नुकसान होते हैं,
और एक बात और बहुत समझने की है, जो भारत में जल है ना, वो टोटल जल का पीने वाला जो जल है वो 4% है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 4% पीने का जल भारत में है। और भारत की जो संख्या जनसंख्या है वो 16 से 17% है पूरे वर्ल्ड की। 4% पानी और जनसंख्या कितनी, 16%। तो 4 चौक 16, लगभग 4 गुने से ज्यादा यहाँ की जनसंख्या है। तो ये क्या असमान वितरण हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमें ये बात बहुत अच्छी तरह ध्यान देनी होगी, और पानी का संरक्षण कैसे किया जाए। राजस्थान जैसे जहां ये रेगिस्तान वगैरह है, वहां पर छत पर पानी को संरक्षित किया जाता है, और छत का उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना रखा, पानी जो छत पर पड़ता है और वो फिर एक पाइप के द्वारा वो हौज में पहुंचा दिया जाता है, जिससे उस पानी का इस्तेमाल हो सके। तो वो बरसात का जो पानी है उसका बेहतरीन इस्तेमाल है, वो यूज है उसका, तो उससे हमें बहुत सारा फायदा मिलता है। अब खैर इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे। क्वेश्चन बनेगा शिव समुद्रम परियोजना कहां पर है, तो आपका आंसर दे देंगे तमिलनाडु में। क्वेश्चन बनेगा सरदार सरोवर बांध कहां है, ये भी आप दे देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बांधों को डिस्क्राइब कीजिए, बांधों के बारे में लिखिए, क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसमें 5 से 6 बांध लिख देंगे, उनके नीचे हेडिंग बना के लिख देंगे कि, और 4-4 5-5 लाइन बना देंगे। तो इससे हमारा एक तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, वेरी शॉर्ट भी इससे बन जाएगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन बांध का आता है तो आप उसमें एक छोटा सा मैप बनाएं बराबर में क्वेश्चन के, जहां थ्योरी लिख रहे हैं, और छोटे से बांध पे मैप बनाकर ये सब चीज आप उस पर लिख सकते हैं। आप ज्यादा भी मत लिखो। अगर डैम्स का क्वेश्चन आ रहा, बांध का आ रहा, तो उसमें केवल बांध बांध लिख दें। क्वेश्चन आ रहा नदियों के बारे में पूछा जा रहा है तो आप नदियों के बारे में ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है परियोजना के बारे में, तो आप परियोजना का डिस्क्राइब करके हेडिंग डाल के लिखेंगे और उसके बाद उनको हुई हुई बना देंगे। आमतौर पर क्या होता है, जो बोर्ड की कॉपी हम चेक करते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत बड़ी कमी है, या तो विद्यार्थी समझ नहीं पाते, या समझते तो जब समझते हैं जब एग्जाम हो जाता है। कि वो मैप की महत्वता को समझें। अगर मैप बना हुआ होगा तो उससे मार्क्स आपके ज्यादा मिलेंगे, और इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। सारी चीज इसको देख के लिख देंगे और आप इससे लॉन्ग, वेरी शॉर्ट और ये क्वेश्चन सब बना देंगे। ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल आप 15 से 20 मिनट डेली पढ़िए, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। फरवरी में आपका एग्जाम है, तो बी प्रिपेयर। थैंक यू वेरी मच।